देता हूँ, तो अक्सर लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है कि पॉलिसी कैसे आती है इंडिया में। लोगों का ये मानना है कि कोई ऐसे ही रैंडमली उठा के किसी के दिमाग में आता है तो वो पॉलिसी आ जाती है। तो उनके लिए ये बताना चाहूँगा कि पॉलिसीज़ जो इंडिया में है वो प्रॉपर एक रिव्यू सिस्टम के थ्रू आती हैं, और ज़्यादातर पॉलिसीज़, ज़्यादातर क्या, हर पॉलिसी जो होती है वो पब्लिक डोमेन में रखी जाती है, जिसके ऊपर आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, और आपके सजेशंस जो है वो कंसीडर भी किए जाते हैं। तो ये मैं थोड़ा-सा इसके थ्रू क्लियर करना चाहता हूँ। तो एक क्विकली मैं आपको रन थ्रू कर देता हूँ। तो जब भी जनता की तरफ से कोई मूवमेंट होता है, या कोई कोई लॉबी ग्रुप होता है, जैसे कि एसोचैम या कोई लेबर यूनियन होता है, फिक्की होता है जो इंडस्ट्री का ग्रुप होता है, या फिर गवर्नमेंट का खुद का थिंक टैंक जिसको नीति आयोग आज बोलते हैं, पुराने ज़माने में प्लानिंग कमीशन बोलते थे। तो जब इस तरह के ग्रुप्स किसी तरह की बात करते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, तो गवर्नमेंट इनको बोलती है, इनको और ब्यूरोक्रेट्स को बोलती है कि चलिए आपकी बात हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, आप इस चीज़ के ऊपर एक पॉलिसी बनाइए, और पॉलिसी का बड़ा सा डॉक्यूमेंट बनाइए, एक अच्छा सा, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो, और वो मिनिस्ट्री जो होती है वो इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इस काम को करवाने के लिए। तो आप फिकी, लेबर यूनियन, एसोचैम, नीति आयोग पर किसी थिंक टैंक को भी दे सकते हैं ये काम। तो वो पॉलिसी का एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। हाँ, अब मिनिस्ट्री जो होती है वो इस डॉक्यूमेंट को ज़्यादातर ओकेशंस पे पब्लिक डोमेन में रखती है। तो अभी पुराने ज़माने में ये काम जो होता था वो ईमेल के थ्रू होता था। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, एक डॉक्यूमेंट ऐसे रिलीज़ कर देती थी, और ये न्यूज़पेपर में आ जाता था, टीवी पे भी बता देते कि ये पॉलिसी आ रही है, आपको कमेंट करना है तो ईमेल से अपने कमेंट डॉक्यूमेंट वगैरह भेज सकते हैं मिनिस्ट्री को, क्योंकि मिनिस्ट्री ये सारा ऑपरेशन हैंडल करती थी। अब क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्लेटफ़ॉर्म बना दिया इस तरह की चीज़ों के लिए, और वो प्लेटफ़ॉर्म है mygov.in। तो उसपे वो ये सारे के सारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है वो इंक्लूड करते हैं, वहाँ पे अपलोड कर देते हैं, और आपको उसके ऊपर कमेंट करना है तो आप जाके उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। तो ये जो mygov.in है वो ऐप पे भी है और वेबसाइट भी है। तो आप इसको बढ़िया जाके चेक कर सकते हैं, सारी पॉलिसीज़ इसके ऊपर रखी रहती हैं, जिसके ऊपर पब्लिक कमेंट्री चलती रहती है। तो वो पब्लिक कमेंट के लिए थोड़े टाइम तक खुला रहता है वो डॉक्यूमेंट। जब वो बंद हो जाता है तो उसके बाद फीडबैक जो होता है वो इनकॉर्पोरेट करती है मिनिस्ट्री, और फिर वो मिनिस्ट्री जो ये डॉक्यूमेंट है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, उसको लॉ मिनिस्ट्री को देती है, और लॉ मिनिस्ट्री उसको वेट करती है कि क्या इसको लीगल फॉर्म में बनाया जा सकता है, बिल फॉर्म में। तो जब वो बिल बना दिया जाता है तब वो कैबिनेट के पास जाता है, और कैबिनेट में भी कुछ मिनिस्टर्स की कमेटी होती है स्पेशल इश्यूज की, तो उनको जाता है। तो फिर वो डिसाइड करते हैं इसको कि क्या इसको पार्लियामेंट में लाना है या नहीं लाना है। तो वो बिल के तौर पे अगर अप्रूव हो गया तो बिल के तौर पे पार्लियामेंट में आता है। पार्लियामेंट के अंदर में फिर 3 बार बिल की रीडिंग होती है। तो पहली बार जब बिल की रीडिंग होती है, तो वो बिल बोलते हैं कि बिल टेबल हुआ है, और उस दौरान ये भी हो सकता है कि वो उसको किसी कमेटी को भेजा जा सकता है। पार्लियामेंट में ऐसी बहुत सारी कमिटीज़ होती हैं जो बिल के ऊपर, तो इस कमिटीज़ में जो रूलिंग होती है पार्टी उसके भी होते हैं, और अपोज़िशन के भी मेंबर्स होते हैं, और वो इस इश्यूज़ के ऊपर एक्सपर्ट होते हैं, तो उनकी कमिटी बनती है और वो बिल को डिस्कस करती है, उसमें अमेंडमेंट सजेस्ट करती है, ऐसी चीज़ होती है। तो कोई कंटेंशियस बिल है, तो अक्सर गवर्नमेंट उसके ऊपर ये डिस्कशन करती है कि उसको कैबिनेट पार्लियामेंट्री कमिटी के पास भेज दिया जाता है, और वो बेसिकली बोलते हैं कि ठंडे बस्ते में डाल दिया इश्यूज़ को। तो ये है। अगर कमिटी में नहीं गया और यहाँ पे ही है, हाउस में ही है अभी, तो फिर उसके ऊपर डिस्कशन होता है, और फिर उसके ऊपर जो रूलिंग गवर्नमेंट है और अपोजिशन है उसको फिर वो बातें करते हैं, सजेशंस देते हैं। तो कुछ सजेशन एक्सेप्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं, और अगर फिर तीसरी रीडिंग जो बोलते हैं वो उसको वोटिंग की रीडिंग बोलते हैं, जिसके ऊपर आइज़ और नोज़ बोल के वोटिंग होती है। 51% नॉर्मल बिल्स के लिए, और अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का फैक्टर इन्वॉल्व है तो फिर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो वो उसके बाद होने के बाद अगर ज़्यादातर लोगों ने इसके फेवर में वोट किया तो पास हो जाता है, नहीं तो वो कैंसल हो जाता है। फिर एक एक स जब लोकसभा में पास हो गया तो फिर राज्यसभा में जाता है, यही प्रोसेस रिपीट हो जाती है, और फिर फाइनली वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के पास जाता है। अगर एक्सेप्ट हो गया तो वो लॉ बन जाता है, अगर नहीं नहीं हुआ तो प्रेसिडेंट उसको वापस भी भेज सकता है, नहीं हुआ तो वापस वो दोनों हाउसेस पे जाएगा और फिर से उसके ऊपर वोट्स हो सकते हैं। फिर जुडिशियल टेस्ट होता है, अगर लॉ बन गया है, तो अगर वो लोग लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको खारिज कर सकती है। तो ये जो है पॉलिसीज़ बिल्स या लॉज़ के फॉर्म में इस तरह से बनती हैं। सीसी आप इसको कवर कर लोगे?
डेमोक्रेसी, अच्छा, हाँ जी। अब ये है डेमोक्रेसी में पॉलिसीज़ कैसे बनती हैं? तो डेमोक्रेसी, जैसे आयो ने बताया है कि इट इज़ अ मेजॉरिटी को का बेसिकली इसमें रोल होता है। मेजॉरिटी सारे लॉज़ को पास करती है। तो मेजॉरिटी की आप समझ लीजिए कि बेसिकली दे हैव द लॉ मेकिंग फैसिलिटी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर इंडिविजुअल राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स को हमेशा रखा जाता है इन माइंड। सो द प्रिंसिपल्स ऑफ मेजॉरिटी रूल्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल एंड माइनॉरिटी राइट्स, तो ये दोनों चीजें हैं। ये डेमोक्रेसी के दो पिलर्स हैं, इसी के ऊपर पूरी डेमोक्रेसी सेट है। इसका मतलब है कि मेजॉरिटी ऑल्दो डिसाइड कर सकती है कि रूल्स क्या सब पे अप्लाई करेंगे, लेकिन वो जो भी रूल्स होंगे वो बेसिक ह्यूमन राइट्स को के अगेंस्ट नहीं जा सकते। उसका एक बहुत मेजर पार्ट हमें ध्यान रखना है। लेकिन तो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो आप कभी भी ये बिल नहीं ला सकते कि औरतों को आप सप्रेस करो, क्योंकि वो बेसिक ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट चले जाएगा। कि आप ये बोलें कि एक कम्युनिटी को हम एजुकेट नहीं करेंगे, तो ये फिर चाइल्ड एजुकेशन या चिल्ड्रन राइट्स के अगेंस्ट चला जाएगा। तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो व्हाट इट बेसिकली मीन्स इज़ कि जो भी पब्लिक्स में इश्यू चल रहे होते हैं, तो उससे आप डेफ़िनेटली आप उसे सब एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन आप इससे जनता को ऑप्रेस नहीं कर सकते, चाहे वो छोटी से छोटी कोई कम्युनिटी हो। तो किसी को भी ये राइट नहीं है कि वो एक ग्रुप बना ले और उसके बाद दूसरे को ऑप्रेस करे। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि तभी हमारे यहाँ पे वी हैव मेड डिफाइंड द यूएन ह्यूमन राइट्स, सो दिस इज वेयर दैट कम्स इन प्ले। तो अब माइनॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि बस वो किसी एक रिलीजन पे अप्लाई करती है। वो एक एथनिक कम्युनिटी हो सकती है, एक लैंग्वेज हो सकती है, कहीं पर कोई एक स्टेट हो सकता है, इकोनॉमिक लेवल पर हो सकता है, तो गरीब अमीर मतलब एनीथिंग, एवरी सिंगल पर्सन ओवर हियर हैज टू हैव अ बेसिक ह्यूमन राइट। ये सबसे बड़ा है, चाहे वो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हो या वो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनॉरिटीज के हमेशा राइट्स, या फिर माइनॉरिटी वुड बी द रॉन्ग वर्ड, इंडिविजुअल राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन इज प्रोटेक्टेड। उसको मेजॉरिटी कभी ओवररूल नहीं कर सकती। इसके नीचे हमने हर जहाँ से भी जो जो हम लोगों ने उठाया है उनके नीचे उसकी वेबसाइट्स लिखी हुई हैं, सो प्लीज फील फ्री टू गो एंड क्रॉस चेक। और इसके ऊपर अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कैन वी गो ऑन नेक्स्ट स्लाइड? ठीक। ये मैंने वो वेबसाइट बताई थी जो mygov.in है, वहाँ पे हर पॉलिसी जो होती है वो पब्लिश होती है। आप इसको ओपन करके देख सकते हैं कि लोग इसके ऊपर प्रॉपरली पीडीएफ डॉक्यूमेंट बना के अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ में कमेंट्स करते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही है, ये चेंज करना चाहिए। और उनके जो कमेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट सजे फीडबैक को एक्सेप्ट करती है और बिल्स, पॉलिसीज़ वगैरह में चेंजेस भी करती हैं। तो ये आपके लिए है। और जब भी आप किसी इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं तो आपको ये ज़रूर चेक करना चाहिए प्लेटफ़ॉर्म में, क्योंकि इसके ऊपर जब बिल आता है उससे पहले ही ये पॉलिसी यहाँ पे आ जाती है, बिल आने से पहले ही। तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि किसी इश्यू के ऊपर क्या जब आया था तब लोगों का क्या फीडबैक था, गवर्नमेंट की प्राइवेट पॉलिसी का पहला ड्राफ्ट क्या था, फिर बाद में क्या चेंजेस हुए। तो ये सब आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको जब भी पॉलिसीज़ के ऊपर बात करते हैं तो आप पॉलिसीज़ का नॉलेज लीजिए। ये जानकारी जो है ये 2014 से चालू हुआ था ये प्लेटफ़ॉर्म। और अब आपके पास यानी ऐसा कोई ये नहीं बहाना नहीं होना चाहिए कि मुझे पॉलिसी मालूम नहीं है। आपके पास ये सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में है, आपको यहाँ पे जाके चेक करना है बस। तो अक्सर जो लोग किसी भी क चैनल वैनल का ओपिनियन उठा के आ जाते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है, नहीं। आप जाइए यहाँ पर आप पॉलिसीज़ को पढ़िए और उसके बाद अपना ओपिनियन बनाइए। चलिए मैं कुछ इसमें विश लिस्ट बता देता हूँ। इंडिया की डेमोक्रेसी के ऊपर लोग चाहते हैं, उसके क्या प्लसेस और माइनसेस हैं। तो पहले चीज़ है राइट टू रिकॉल, जो कि मैंने बताया था कि स्विट्ज़रलैंड में है कि अगर आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ढंग से काम नहीं करता है, तो आप उसको वापस बुला सकते हो। तो इसका आई जस्ट हाँ, आइयो एक सेकंड, जब आप स्लाइड चेंज करते हो ना तो 5 सेकंड्स के बाद आप बोला करो, क्योंकि यूट्यूब अच्छा, पे वो स्लाइड है ना 5 सेकंड्स के बाद आती है, तो डू द ठीक है। स्लाइड एंड मतलब वो हुँ, एकदम नहीं आती। हाँ, आई सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ, ठीक है। तो राइट टू रिकॉल की बात कर रहे हैं, तो राइट टू रिकॉल हमारे यहाँ इंडिया में कुछ जगह पे लोकल लेवल पे है। तो मा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान इन जगहों पे लोकल इलेक्शंस में
जो म्युनिसिपल इलेक्शन है, उनमें राइट टू रिकॉल है एज़ एन ऑप्शन जनता के पास। और छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में कहीं पे 2008 में एक रिप्रेजेंटेटिव को उन्होंने वापस भी बुला लिया था। तो इन जगहों पे लोकलाइज्ड राइट टू रिकॉल है। तो हमारे यहाँ काफ़ी बातें उठती रहती हैं कि राइट टू रिकॉल स्टेट असेंबली में भी अप्लाई होना चाहिए, पार्लियामेंट में भी अप्लाई होना चाहिए, तो इन जगहों पे भी अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि कई जगहों पे ऐसा देखा गया है कि इनके जो इलेक्टेड मेंबर है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन पे जाते ही नहीं है एक बार इलेक्ट हो गए तो। ऊपर ही मतलब स्टेट कैपिटल या दिल्ली में बैठे रहते हैं और वहाँ पे ही सारा काम करते रहते हैं। एक बार नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में ये चला था कॉमेडी के तौर पे कि उनके इलाके में ऐसे पोस्टर छप गए थे कि ये आदमी गुमशुदा है, कहीं भी दिखे तो इनकी खबर दी जाए, इस तरह की बातें। और शायद वो इलेक्शन में हार भी गए थे। तो इस तरह की चीज़ें होने से बचने के लिए राइट टू रिकॉल होना चाहिए। बेसिकली जनता के पास एक गन है कि भई गड़बड़ की रिप्रेजेंटेटिव है उसके कनपट्टी पे रखो कि भाई कहाँ हो? तो सिंपली ये कहा जाता है। अब इससे फ़ायदे क्या हैं कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव की बढ़ती है टुवर्ड्स देयर इलेक्टोरेट कि भाई आप उनका वोट लेके आओ, उनको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा आपको। फिर जो कैंपेन है उसमें लोग बाग पैसा बहुत खर्च करते हैं, उससे थोड़ा-सा बचेंगे क्योंकि उनको डर रहेगा कि भई वाप रिकॉल हो गया तो फिर से करना पड़ेगा। फिर हाँ, क्रिमिनलाइज़ कैंडिडेट है जो लोगों को डरा के यानी कि बल का उपयोग करके जब इलेक्ट हो जाते हैं तो उनके अगेंस्ट भी ये किया जा सकता है कि उनको रिकॉल करवाया जा सकता है। तो इससे जो क्रिमिनल कैंडिडेट है उनकी भी वो कम हो सकते हैं इलेक्ट होने के चांसेस। फिर इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि जो गवर्नमेंट की मशीनरी है इलेक्शन कराने की, चुनाव आयोग है, लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी वगैरह होते हैं वो होते हैं, और फिर सिक्योरिटी अपैरेटस पुलिस होती है, सीआरपीएफ वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे इलेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। इनको बार बार आना पड़ेगा अगर रिकॉल होते रहे तो इनके ऊपर ये बर्डन है। फिर हाँ, इसका जो क्राइटेरिया अभी अपने यहाँ इंडिया में जो चल रहा है उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा वेग है और ठीक से डिफाइन नहीं की हुई है। तो इसका यूज़ जो है, जो जो लोग हार गए इलेक्शन वो लोगों को मोबिलाइज़ करके इलेक्टेड कैंडिडेट्स को वापस तंग करने के लिए, पॉलिटिकल वेंडेटा लेने के लिए इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये लोगों का कहना है। और तीसरा जो क्रिटिसिज़्म है इसका कि वो एक्सट्रीम पॉपुलिज़्म की तरफ ले जाएगा कैंडिडेट्स को। तो अगर कोई ऐसा इश्यू है जिसके ऊपर लोग थोड़े से खफ़ा हो सकते हैं, उसके ऊपर कैंडिडेट बिल्कुल भी मतलब डिसीज़न ही नहीं लेगा। और ये पॉपुलिज़्म और शॉर्ट टर्म पॉलिसी फ़ोकस को बढ़ाएगा अगर राइट टू रिकॉल आ गया तो। तो इसलिए एक लोगों ने बीच का रास्ता सजेस्ट किया है। तो आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो लॉ है उसके अंदर ये है, उसमें राइट टू रिजेक्ट है। अगर किसी इलाके में 51% पॉपुलेशन ने नोटा को वोट कर दिया, तो वो इलाके का इलेक्शन कैंसल कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। तो ये एक ऑप्शन है जिसके बारे में अब लोग बात कर रहे हैं, राइट टू रिजेक्ट का। फिर दूसरी चीज़ है रेफरेंडम के बारे में बात चल रही है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रेफरेंडम जैसा कोई वर्ड ही नहीं है। इवन जो डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें भी कोई वर्ड नहीं है रेफरेंडम का। तो ये वर्ड के ना होने से मतलब दोनों डोर देखे जा सकते हैं कि अगर कि आप किसी चीज़ के बारे में बात ही ना करें तो आप ये भी मान सकते हैं कि फ्यूचर में एक्सेप्ट कर सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल भी हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये दोनों डोर ही ओपन है इसमें। लेकिन इंडिया ने यूज़ किया है हिस्टोरिकली रेफरेंडम। तो जब इंडिया में कुछ जगहों को इंक्लूड करे थे आज़ादी के बाद, जैसे कि ये चंदन नगर जो था वेस्ट बंगाल में एक फ्रेंच कॉलोनी थी, उसको इंडिया में लाने के लिए वहाँ के सिटीज़न्स का रेफरेंडम कराया गया कि आपको इंडिया में इंक्लूड होना है या नहीं होना है। तो वो यस बोल के सब आ गए थे इंडिया में। फिर जूनागढ़ में भी यही किया गया था, रेफरेंडम करा के इनको इंक्लूड किया गया था। फिर सिक्किम जब पहले इंडिया से बाहर था आज़ादी के टाइम पे, फिर जब उनको चाइना से रिस्क आना चालू हुआ तो उन लोगों ने सोचा कि भई वहाँ इंडिया में ही मिल जाते हैं। क्योंकि इंडिया ने उनकी तरफ से लड़ा था चाइना के अगेंस्ट उनको बचाने के लिए। तो 1975 में उन्होंने रेफरेंडम किया और वो इंडिया में इंक्लूड हो गए थे। तो ये चीज़ है रेफरेंडम का। अब इसमें रिस्क क्या है? तो जैसे प्लेटो ने बताया था कि मेजॉरिटी राज जो है, वो आप इससे डर रहता है। अगर आपका इलेक्टोरेट है वो इन्फॉर्म्ड नहीं रहा, तो उसको आसानी से कोई भी डरा चमका के या बहला-फुसला के एक साइड घुमा लेगा और बिल्कुल मेजॉरिटी राज आ जाएगा। तो ये चीज़ है। तीसरी चीज़ जो है वो साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात चल रही है, क्योंकि इंडिया को आजकल एक इलेक्शन स्टेट माना जा रहा है। तो 5 साल जो होते हैं किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के, उस साइकिल के दौरान हर 3 महीने में कहीं न कहीं स्टेट इलेक्शन चलते रहते हैं, 3-4 महीने में। और उसकी वजह से सारा का सारा जो पॉलिसी फ़ोकस है वो डाइवर्ट हो जाता है। नेशनल लेवल पे स्टेट्स का कवरेज होने की वजह से हमेशा किसी न किसी आग लगी रहती है लोगों के दिमागों पे। तो उसकी वजह से जो कोर इश्यू है डेवलपमेंट के उसकी तरफ ज़्यादा डिस्कशन हो नहीं पाता है।
और ऐसे सारे इश्यूज़ जो हैं वो बैक बर्नर पे चले जाते हैं। गवर्नमेंट को फ़ायदा ये है इस तरह के उल्टे-पुल्टे इश्यू बीच में लाके स्टेट इलेक्शन वाले वो जनता का ध्यान हटा के कुछ गड़बड़ चीज़ें भी पास करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कि जो है वो खतरा है ऐसी डेमोक्रेसी में जो परपेचुअली इलेक्शन के स्टेट में रहती है। तो इसके लिए लोगों ने कहा था कि स्टेट और सेंट्रल इलेक्शन एक साथ करा दो, ताकि ये जो 5 साल है वो शांति बनी रहे। तो ये एक चीज़ है जो लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये विश लिस्ट है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए।